नमस्कार। आज बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच हुए उस बेहद तनावपूर्ण सीज फायर की, जिसने एक वक्त पर पूरी दुनिया की सांसें रोक दी थीं। पूरे देश को एक रात में खत्म किया जा सकता है। सोचिए, इस तरह की धमकियां दी जा रही थीं और दुनिया एक बहुत बड़े युद्ध की मुहाने पर खड़ी थी। इस नाजुक शांति को समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि इस टकराव में असल में पावर किसके हाथ में थी। कौन था जो इस जंग को रोक सकता था? चलिए इसी को जरा गहराई से समझते हैं। तो हुआ ये कि ये पूरा झगड़ा एक जगह पर आके टिक गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक है और यहीं से एक ग्लोबल क्राइसिस ने जन्म लिया। जैसे ही ईरान ने इस रास्ते को ब्लॉक किया, समझिए पूरी दुनिया की इकोनॉमी में एक भूचाल सा आ गया। और इसका असर इतना बड़ा क्यों था? वो इसलिए क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल इसी अकेले रास्ते से होकर गुजरता है। अब इसे बंद करने का मतलब आप समझ ही सकते हैं। ये तो दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर एक सीधा हमला था। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा एनर्जी शॉक तक कह दिया। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, इसका असर पूरी दुनिया महसूस कर रही थी। तो सवाल ये है कि इस लड़ाई को खत्म करने के लिए चाहिए क्या था? देखिए, जब हम दोनों तरफ की मांगों पर नजर डालते हैं ना, तो साफ हो जाता है कि कोई बीच का रास्ता निकालना लगभग नामुमकिन था। ये देखिए, यहाँ साफ दिखता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी जिद पर कैसे अड़े थे। अमेरिका कह रहा था कि ईरान अपनी 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बंद करे। दूसरी तरफ ईरान का कहना था कि यूरेनियम बनाना तो हमारा हक है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। मतलब जमीन आसमान का फर्क था दोनों की मांगों में। अच्छा, एक और दिलचस्प बात ये थी कि दोनों ही देशों को लग रहा था कि वो ज्यादा पावरफुल हैं, कि वो अपनी शर्तों पर बात मनवा लेंगे। लेकिन उनकी ताकत का जो सोर्स था ना, वो बिल्कुल अलग था। अमेरिका के पास क्या था? जबरदस्त मिलिट्री पावर, इकोनॉमी को तबाह कर देने वाले सैंक्शंस लगाने की क्षमता और धमकी कि वो ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर देगा। वहीं ईरान ने अपना एक नया हथियार खोज निकाला था, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका कब्जा, जिससे वो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को ठप कर सकता था। एक एनालिस्ट ने तो इसे नया हाइपर लीवरेज तक कह दिया। देखिए, ये सिर्फ एक मिलिट्री चाल नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ने जैसा था, जिसने ईरान को मोलभाव करने की एक ऐसी ताकत दे दी जो पहले कभी नहीं थी। तो यहाँ जो सबसे जरूरी बात समझने वाली है वो ये है कि ये जो सीज फायर हुआ, ये किसी आम बातचीत या डिप्लोमेसी का नतीजा नहीं था। जैसा कि एक सोर्स ने कहा, ये शांति जश्न मनाने से नहीं बल्कि डराने धमकाने से आई। इस एक लाइन से सब साफ हो जाता है। ये समझौता रजामंदी से नहीं बल्कि जबरदस्त दबाव बनाकर करवाया गया था। तो ये स्ट्रैटेजी थी क्या? इसमें 3 चीजें थी। 1, इकोनॉमिक वॉरफेयर, ईरान के सेंट्रल बैंक और तेल के व्यापार को पूरी तरह से बंद करने की धमकी। 2, मिलिट्री अल्टीमेटम, एक डेडलाइन दी गई कि या तो स्ट्रेट खोलो वरना तुम्हारे पुलों और पावर प्लांट्स पर हमला होगा। और 3, बैक चैनल डिप्लोमेसी, मतलब सीधी बातचीत नहीं बल्कि बीच में मध्यस्थों का इस्तेमाल किया गया। और इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान जैसे देशों ने एक बहुत अहम रोल निभाया। सबसे पहले पाकिस्तानी लीडर्स शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से कांटेक्ट किया। फिर उन्होंने मुस्लिम भाईचारे का वास्ता देकर ईरान तक अमेरिका का संदेश पहुंचाया और इसके बाद ही ईरान का वो 10 पॉइंट का प्रपोजल दुनिया के सामने आया। अब जैसे ही सीजफायर का ऐलान हुआ, एक बड़ी अजीब सी चीज हुई। दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जीत का दावा कर दिया। एक तरफ अमेरिकी प्रेसिडेंट ने दावा किया कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस ने ईरान की ताकत को बहुत बड़ा झटका दिया है, मतलब वॉशिंगटन इसे एक कामयाब मिशन की तरह दिखा रहा था। और वहीं दूसरी तरफ ईरान खुद को विजेता बता रहा था। उनका कहना था, हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने टिके रहे और बच गए। तेहरान ये संदेश दे रहा था कि उन्होंने एक सुपर पावर का डटकर सामना किया है। तो अगर दोनों ही जीत गए तो फिर असल में पीछे कौन हटा? यही वो सवाल है जो इस सीजफायर की असलियत और दोनों देशों के बीच बचे हुए तनाव को साफ दिखाता है। और यहीं पर आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। क्या धमकियों और दबाव से बनी शांति कभी टिक सकती है, या फिर ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है जिसके बाद एक और भी ज्यादा खतरनाक जंग शुरू होगी?